80% एजेंट्स ऐसे हैं जो दे आर अनएजुकेटेड। कुछ ब्रोकर्स की वजह से बाकी ब्रोकर्स का नाम खराब हो रहा है कि हर एक वेंडर को पैसा देना पड़ता है तब जाके कस्टमर आता है। बट अभी आप मार्केट में देखोगे कि काफ़ी सारे ब्रोकर्स ऐसे भी होते हैं जो स्कैम्स और फ्रॉड से टुवर्ड्स यूज करते हैं। तो वो आज भी मेरे पीछे है, मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ। Hello everyone, I'm Mehek from Tack & Co, the team behind all the content and reels you've been enjoying on Manasvi Properties. Through this journey of working closely with the brand, we've come across some very inspiring stories, behind the scene moments and some very valuable insights that we thought shouldn't stay hidden. As a part of handling their social media, we often work very closely with the brand. So when Ajay ji expressed his interest in doing a podcast, we knew it was a great idea. And here we are to bring it to life. So let's get started. Thank you for having us, and we're super excited for this conversation. So, how are you today? आई एम ग्रेट मैक। ये जो मार्केटिंग का आइडिया है ये आपके टेकन को की तरफ से आया है और ये ट्रेंड के साथ जाना पड़ेगा आज के तारीख में। सो इसके लिए हम लोग यहाँ पे आज बैठे पॉडकास्ट करने के लिए। बट आप एंजॉय कर रहे हो सोशल मीडिया पे रील्स बनाना? यस यस, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। काफ़ी फ्रेंड्स कलीग्स वगैरह रिलेटिव्स सबको वीडियोस भी अच्छी लग रही है। काफ़ी डेवलपर्स की तरफ से भी कुछ एनआरआई क्लाइंट्स भी है मेरे जो ऑलरेडी जिनसे मेरा बातचीत होते रहता है, तो उनसे भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला कि कुछ नया कर रहा हूँ जो आगे जाके अच्छा ग्रोथ देगा बिजनेस को। ओके, सो सबसे पहले हमें ये बताइए कि मनस्वी प्रॉपर्टीज़ की शुरुआत कैसे हुई? मनस्वी प्रॉपर्टीज़ की शुरुआत एक काफ़ी टाइम पहले हुई। 2000 वैसे तो ऑफिशियली 2012 से हुई, बट इसके पीछे खूब बहुत मेहनत लगी। जैसे मैं जब कॉलेज में था 12th स्टैंडर्ड में, उसके बाद मैं केलकर में था 11th-12th में। उसके बाद मैंने बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी के लिए डीएवी कॉलेज में एडमिशन लिया था, जो भांडुप में दातर कॉलोनी में कॉलेज है, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट। तो आपने बीएमएस किया है? यस, सो मैंने कॉमर्स किया 11-12 केलकर कॉलेज से। उसके बाद 12th के बाद कुछ अलग करना था, इसके लिए बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी में एडमिशन लिया था। तो उसके लिए काफ़ी सिलेक्टेड कॉलेजेस थे उस टाइम पे भी। केलकर कॉलेज में वो कोर्स नहीं था, इसके लिए फिर मैंने डीएवी में एडमिशन लिया था। ओके, जो भांडुप ईस्ट में कॉलेज है। फिर पढ़ते पढ़ते ही आपने रियल एस्टेट स्टार्ट कर दिया था? नहीं, तो ऐसा था कि फैमिली सिचुएशन इतना अच्छा नहीं था कि जिसमें हम लोग को कुछ ना कुछ कमाना था। और मेरा ऐसा था कि कुछ कमाना है। तो काफ़ी बार जब के डीएवी में था तो काफ़ी बार एक दो जगह जैसे कैटरिंग में गए खाना सर्व करने के लिए। फिर जैसे कभी कभी फिर एक था कि मोबाइल बेचना है किसी को, तो उसके लिए कस्टमर लेके आ गया। किसी को बाइक बेचना है तो उसके लिए कस्टमर लेके आया। तो ये एजेंट का काम तो मतलब मैं काफ़ी टाइम से कर ही रहा हूँ। मतलब तो फिर जैसे फिर वो एक फेज़ के बाद क्या हो गया कि मेरा दोस्त मिल गया जिधर मैं डीएवी के बाहर खड़े रहता था। तो एक ऐसे पहचान निकली, एक दोस्त निकला। तो वो कहीं जॉब कर रहा था एक एजेंट के पास। तो उसके साथ दोस्ती हुई, तो उसके साथ ऐसे ही घूमते घूमते 1-2 साल थोड़ा उसके साथ एक्सपीरियंस लिया। तो वो एजेंट के पास जॉब करता था, तो रियल एस्टेट में वो फील्ड वर्क है, तो वो मेरे को लेके जाता था घूमने के लिए। तो घूमते घूमते 1-2 साल में कुछ नॉलेज आ गया मुझे कि कुछ का रियल एस्टेट का अच्छा खासा एक थोड़ा नॉलेज आ गया था। तो फिर टीवाई के बाद हमने सोचा कि अभी जब टीवाई ख़त्म हो गया तो मुझे जाना था जॉब पे इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू के लिए जाना था, तो ऐसे ही मैं जस्ट कॉलेज के बाहर खड़ा था
तो एक दोस्त मिला मुझे जय ममतानी करके। तो इस सेट के अजय किधर जा रहा है, तो मैंने बोला यार मैं ना ये इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। तो इस सेट के तूने थोड़ा रियल एस्टेट का नॉलेज लिया है तो एक बार करके देख, अगर नहीं जमा तो वापस जॉब पे लग जाना। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि एक घर से ही 10-20 हज़ार रुपये का फंड्स अरेंज करके एक सेकेंड हैंड लैपटॉप लेके, और तभी पैकेज हुआ करते थे जो अभी भी है, तभी बहुत सस्ते में पैकेजेस मिलते थे। सुलेखा है, मैजिक ब्रिक्स है, इन्फोएज है, तो मकान.com है। उस टाइम पे मेरा फर्स्ट पैकेज हमने सुलेखा का लिया था। तो सुलेखा का पैकेज लिया और मैंने घर से जस्ट, अभी क्या हो गया, एक दोस्त को पूछा कि भाई तू मेरे को ऐड डालना सिखाएगा क्या, मैं पैकेज लेता हूँ। ये सेट किया, हाँ हाँ सिखाऊंगा। तो फिर मैंने क्या किया कि पैकेज लेने के बाद उसको फ़ोन किया कि बोला यार मैंने ऐसा ऐसा पैकेज लिया है, थोड़ा ऐड डालना सिखाना। तो सबने बैकआउट कर लिया बिकॉज कंपटीशन में आएगा, रियल एस्टेट सीख जाएगा। तो फिर मैंने क्या किया कि जो उस पर सुलेखा के पेज पे जो उनका कॉल सेंटर नंबर रहता है उस पर कॉल किया मैंने। उस पर कॉल कर करके मैंने ऐड डालना सीखा। ऐड डालने के बाद उस टाइम पे ऐसा था कि कंपटीशन बहुत कम था मार्केट में, एजेंट्स काफ़ी कम थे, डिमांड अच्छा था, और तभी ऑनलाइन का उतना लोगों को नॉलेज नहीं था। आज भी मार्केट में 90% या जैसे 80% एजेंट्स ऐसे हैं जो दे आर अनएजुकेटेड। मतलब ऐसे अनएजुकेट भी नहीं बोलना चाहूँगा, बट सोशल अवेयरनेस तो अभी अभी रिसेंटली आई है, जो अभी सबको मालूम है कि सुलेखा, मैजिक 99 क्या होता है। उस टाइम पे था बट सिलेक्टेड लोगों को ही पता था, सिलेक्टेड लोग ही यूज करते थे। तो और उस टाइम पे ऑफलाइन का ज़माना ज़्यादा था। जब मैंने एंटर किया तब बारिश का टाइम था और मैंने पैकेज लिया तो रिस्पांस इतना अच्छा आया फर्स्ट मंथ में ही कि अच्छा खासा इनकम मैंने कर लिया था। वो फर्स्ट मंथ में मैंने 3.5 लाख रुपीज़ के आसपास कमाया था मैंने, बाय इन्वेस्टेड 20,000। तो 10,000 लैपटॉप में और 10,000 मैं कुछ 7 to 10,000 के आसपास पैकेज लिया था मैंने उस टाइम पे पूरे साल का सुलेखा का। तो एक कॉलेज का मेरा स्कूल फ्रेंड था उस टाइम पे, मेरे इधर ही रहता था, तो उसके साथ घूमता था रिक्शा में, क्योंकि बारिश का टाइम भी था, क्लाइंट काफ़ी आते थे, एट ए टाइम 2-2 क्लाइंट आते थे, तो उसको लेके घूमता था मैं। तो फिर जब डील हुई, तो फर्स्ट जब डील वगैरह हुई तो फिर मैंने क्या किया, एक मेरे दोस्त के साथ जो मेरा कॉलेज फ्रेंड था जिसके साथ मैं BMS में पढ़ाई किया 3 साल, तो उसको भी कुछ बिजनेस में एंटर करना था, तो उसको ब्रांडिंग में एंटर करना था। तो इसके लिए हमने क्या किया कि दोनों मिलके एक ऑफिस लिया ड्रीम्स में। ड्रीम्स जो हमारे भांडुप में है। हाँ, ड्रीम्स मॉल, ओके। भांडुप वेस्ट में। अच्छा। हाँ, तो फिर क्या हो गया कि मेरे को अभी और एक पैकेज लेना था, क्योंकि एक से तो चलेगा नहीं। तो मैजिक ब्रिक्स का एक पैकेज लेना था, तो तब नहीं, ये अपना इसका ना ऑफिस डालने से पहले का एक थोड़ा ये स्टोरी था जो मनस्वी प्रॉपर्टीज का है। तो उसका ऐसे था कि ऑफिस डालने से पहले सुलेखा के से मेरा थोड़ा बहुत बिजनेस हुआ, फिर मैंने मैजिक ब्रिक्स का पोर्टल का पैकेज लिया। तो जो मैजिक ब्रिक्स वाला बंदा आया घर पे, तो बोला सर कंपनी का नाम क्या है। तब तक तो कुछ कंपनी का नाम था ही नहीं। तो भाई की लड़की हुई थी, बड़े भाई की, तो उसने पूछा सर ये बच्चे का नाम क्या, बोला मनस्वी है। तो बोला सर अपन मनस्वी प्रॉपर्टीज नाम रख देते हैं। ओके। तो ऐसे ये बोला ठीक है, अच्छा है, लक्ष्मी है, तो बोला चलो कुछ अच्छा होगा। तो उसने भी सजेस्ट किया, एम्प्लॉय ने मैजिक ब्रिक्स की कि आप मनस्वी प्रॉपर्टीज रख दो। तो हमने फिर कंपनी का नाम रख दिया मनस्वी प्रॉपर्टीज, और मैजिक ब्रिक्स का भी मैंने पोर्टल ले लिया। फिर उसके बाद मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ कि अभी ऑफिस लेते हैं। तो ऑफिस लेने के लिए मैंने मेरे दोस्त को पूछा जो अरविंद करके है, जिसको ब्रांडिंग का बिजनेस करना था और मुझे रियल एस्टेट का था, बट उस टाइम पे इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि इंडिविजुअली ऑफिस लेके हम लोग स्टार्ट करें, क्योंकि उसका भी स्टार्टअप था, मेरा भी स्टार्टअप था।
तो हम दोनों ने एक ऑफिस लिया जिसमें हम लोग हाफ ऑफ शेयर कर रहे थे। ऑफिस लिया, ऑफिस लेने के बाद फिर मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ ओके। रियल एस्टेट का। तो आपने अभी बताया कि आपके ब्रदर की डॉटर का नाम मनस्वी था, तो हाँ। तभी से मनस्वी का शुरुआत हुआ। तो आपके फैमिली में कौन कौन है? तो आप जॉइंट फैमिली से आते हो या? मेरा जॉइंट फैमिली है, बट अभी फिलहाल भाई उनका फैमिली का कुछ पर्सनल इसमें वो गांव शिफ्ट हो गया है। मैं यहाँ पे, मैं, मेरा मम्मी और भाई की दोनों लड़की लोग और मैं और मेरा वाइफ और मेरा, मतलब जैसे जॉइंट फैमिली जैसे ही है, मतलब तो हम लोग अभी साथ में रहते हैं। ओके। तो फैमिली से आपको कंप्लीट सपोर्ट था स्टार्ट में? शुरुआत से ही काफ़ी अच्छा सपोर्ट था, मतलब बिकॉज आज के टाइम पे ऐसे देखने आता है कि बच्चों में काफ़ी पोटेंशियल होता है, बट कोई कोई फैमिली सपोर्ट नहीं कर पाती, उनकी कंडीशंस भी वैसी होती है, बट आपके टाइम पे फैमिली ने इतना सपोर्ट दिखाया, इसकी वजह से आप यहाँ पर हो। सपोर्ट मतलब ऐसा था कि ये उस टाइम पे भी ये जर्नी क्या रहेगा मुझे भी मालूम नहीं था, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया तो यार, मतलब एजेंट, ब्रोकर एजेंट बोलने का मतलब यार होगा, पढ़ा लिखा नहीं होगा। एजेंट का काम तो कोई भी करता है ना, दुकानदार भी करता है, दूध वाला भी करता है, वॉचमैन भी करता है, हर कोई एजेंट का काम करता है, लेकिन प्रोफेशनल काम कौन करता है उसके ऊपर है। ओके। आज 2012 से मैं रियल एस्टेट में हूँ। काफ़ी एजेंट ऐसा बोलते हैं कि यार मेरा ये कस्टमर ने पैसा नहीं दिया, ये ओनर ने पैसा नहीं दिया, तो वो काम की वजह से है। तो आप जब तक आप प्रोफेशनली काम नहीं करोगे तो आपको उसका फल नहीं मिलेगा। तो मेरे को भी शुरुआत में ऐसे ही लगता था टीवाई के बाद कि यार मैं ये एजेंट का काम करूँगा तो आगे क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे कि इतना बीएमएस करने के बाद एजेंट का काम कर रहा है, क्योंकि तभी इतना स्कोप नहीं था इसमें, और इतने पढ़े लिखे लोग भी थे बट बहुत लिमिटेड लोग थे, और वो थे जिनका पहले से फैमिली बिजनेस चल रहा है, या उनके पापा हो गए या कोई चाचा हो गया जो ऑलरेडी ये बिजनेस में है और उसको बिजनेस को आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। मेरे फैमिली में तो मैं पहला बंदा हूँ जो ये रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहा हूँ, या रियल एस्टेट ही नहीं, हम लोग के फैमिली में आज तक किसी ने बिजनेस ही नहीं किया है। ओके। तो आपने वो साइकिल तोड़ा है। हाँ, तो मैं ऐसा पहला हूँ कि जो बिजनेस कर रहा हूँ, और मेरे अंदर पहले से ऐसा है कि मेरे को बिजनेस ही करना है। मैंने आज तक कभी किसी के पास जॉब नहीं की है। तो जब मैंने शुरू भी किया तो फिर जब टीवाई खत्म हो गया तो कुछ दिन के लिए ऐसे लग रहा था कि यार एजेंट का काम क्यों कर रहा हूँ मैं, मतलब लोग क्या सोचेंगे। बट फिर धीरे धीरे जब पैसा आने लगा तो फिर ऐसा था कि यार, फिर मैंने एमकॉम में एडमिशन लिया था, तो वो एग्ज़ाम भी नहीं दिया मैंने। फर्स्ट ईयर में सोमया में, केजे सोमया में एडमिशन लिया। सब मेरा जो सर्कल था डीएवी का, हमने सबने कुछ 5-6-8 लोगों ने एडमिशन लिया, और एडमिशन लिया और फिर एग्ज़ाम आया, फर्स्ट सेमेस्टर आया एमकॉम का। तो गांव में कजिन भाई का शादी था, तो मैं छोड़ के सीधा गांव चले गए, कि तब तक मेरा बिजनेस सेटअप हो गया था, ऑफिस डाल दिया था। तो इतना कुछ ऐसा ज़रूरत नहीं था कि मतलब पढ़ाई करना ही है आगे। तो ऐसे मतलब शुरू हो गया मेरा। ओके। तो आपने कुछ चैलेंजेस फेस किए थे बिजनेस के स्टार्ट में? बिजनेस के स्टार्ट में तो बहुत चैलेंजेस थे इसके, मतलब क्योंकि जो 3 साल का नॉलेज था, नॉलेज मतलब वो तो आधा अधूरा ही नॉलेज था, क्योंकि दोस्त के साथ सिर्फ घूमना, उसके साथ जाने का, वो फ्लैट दिखाएगा, उसके बाद थोड़ा 1-2 बार घूमने का, फिर बाकी तो कुछ ऐसा नॉलेज नहीं कि वो कैसे डील करता था, क्या निगोशिएशन करता था, वो सब तो नॉलेज था नहीं। तो मतलब आपने सब कुछ करते करते सीखा है? तो मेरे को लेकिन इतना पता था कि मेरा ऐसे है कि मैं कुछ चीज़ देख लेता हूँ तो उसको जल्दी कैप्चर कर लेता हूँ। तो ओके। तो
उसके बाद घूमने के बाद इतना तो थोड़ा नॉलेज आ गया था कि काम कैसे होता है। हम्म। तो जब मैंने शुरू किया तो काफ़ी चैलेंजेस है, जैसे कोई एजेंट ने हेल्प नहीं किया शुरुआत में, तो अपने ही हाथ से कुछ इन्वेंट्री निकालना है, ओनर से कनेक्ट करना है, कस्टमर से बात करना है। कुछ जगह उस टाइम पे बहुत ब्रोकरेज में लॉस भी किया है, क्योंकि पता नहीं होता था कि कैसे काम करना है, कहाँ से ओनर मिलेंगे। तो जो मेरे पास भी ओनर होता था उसमें भी सामने ब्रोकर के साथ काम करता था, तो ब्रोकरेज शेयर हो जाता था। तो धीरे धीरे उतना डॉक्यूमेंटेशन का नॉलेज नहीं था, तो फिर एजेंट के साथ ही काम करके कैसे काम करता है, क्या करता है, वो देख देख के मैंने सीखा धीरे धीरे। तो रियल एस्टेट पहले और रियल एस्टेट अभी, इसमें कुछ डिफरेंस है या सारी प्रोसेसेस वैसी ही है? नहीं, तो आप अगर देखोगे जो फेज है 2007 से 2012 मैंने जब स्टार्ट किया है, और 12 से 15-16 तक का जो फेज और 16 के बाद वाला जो फेज है, इसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तब 10,000 लगा के आदमी 5 लाख कमा लेता था, अब लाखों रुपए लगाना पड़ता है तब जाके आदमी और अच्छा कमा पाता है। ओके। तो जो पैकेज उस टाइम पे इंसान इजीली एजेंट बन जाता था, दूध वाला हो गया, वॉचमैन हो गया, दुकानदार हो गया, तो तब इजीली एजेंट बन जाता था कि ऑफलाइन होता था सब। अब इतना आसान नहीं है। जो पैकेज उस टाइम पे 5 से 10 हज़ार में मिलता था, वही आज मैजिक ब्रिक, इन्फो एज, 99 एकड़ और हाउसिंग का वही आज पैकेज 5 लाख से 10 लाख रुपए में मिल रहा है। ओके। उसमें भी गारंटी नहीं कि आपका बिजनेस होगा कि नहीं होगा रेंटल रीसेल का। अच्छा। वो तो आपके स्किल के ऊपर है और आपका पैसा लगाने का कितना कैपेसिटी, आप कितना रिस्क ले सकते हो। आज भी है एजेंट है मार्केट में। जब मैं उस टाइम पे था, जो मेरे साथ वाले थे और आज मैं हूँ, तो वो आज भी मेरे पीछे है, मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ। तो वो आज भी कमा रहे, लेकिन उनका विजन नहीं कि मेरे को आगे क्या करना है, और मेरा विजन नहीं कि मेरे को आगे बहुत बड़ा आदमी बनना है। जो आज लेवल पे हूँ, मुझे इससे और 10 गुना आगे जाना है। तो मैं जो पैसा लगाने का मेरा जो जो रिस्क लेने का जो मेरा कैपेसिटी है, वो अगर रहेगा तो आदमी आज मार्केट में धंधा कर सकता है रियल एस्टेट में। आज गूगल पीपीसी में भी दिन का 5 से 10 हज़ार 20 हज़ार रुपये खर्चा करोगे, तब भी गारंटी नहीं कि आपका बिजनेस होगा कि नहीं होगा। अभी मैं खुद अंडर कंस्ट्रक्शन में पिछले 3 से 4 महीने में करीबन 13 से 14 लाख रुपये लगा चुका हूँ। कोई बिजनेस नहीं है, लेकिन देखो जब आप पैसा लगाओगे तो पैसा कमाओगे। अभी कई बार लॉस होगा, कई बार नुकसान प्रॉफिट होगा। ये सोचते बैठेंगे तो फिर बिजनेस नहीं होगा। ओके। तो देखिए, जिनके साथ ऐसा है कि मेरा जिनके साथ टीमिंग बैठता है उनके साथ अच्छा बैठता है, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ। मैं काम भी स्ट्रेट फॉरवर्ड करता हूँ और पैसा भी मैं मांग के लेता हूँ, ठीक है, हल्का पैसा है। मार्केट में से कुछ बायर्स है और कुछ सेलर्स है, मैं पूरे नहीं बोलूँगा, लेकिन 10 to 20%, 30% ऐसे हैं कि हमको ब्रोकरेज नहीं देना है। कुछ बायर्स है, हमको डिस्काउंट चाहिए। या जब आप 2 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, उसमें आपको 1% देना है ब्रोकर को, वो भी 2 करोड़ के चीज पे, वो क्या प्रॉब्लम है देने में? उसका भी तो फैमिली है, उसका भी लाइफस्टाइल है। अब सोचते कि यार इसको 2 लाख, लेकिन वो एक बायर ढूंढने में खर्चा कितना लगा है वो मालूम है क्या उनको? आज हम लोग इतना स्पेंड करते हैं, अगर 2 से 3 महीना अगर बिजनेस नहीं हुआ तो शटडाउन करना पड़ेगा बिजनेस। इतनी सिचुएशन टाइट रहती है। गूगल एक्सपेंसेस, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, ये मैजिक ब्रिक्स, 99 हाउसिंग, हर एक वेंडर को पैसा देना पड़ता है, तब जाके कस्टमर्स आते हैं। ओके। बट ब्रोकर के थ्रू कोई प्रॉपर्टी खरीदना या फिर डायरेक्ट जाके कोई प्रॉपर्टी खरीदना, इसमें क्या डिफरेंस रहेगा? डायरेक्ट जाओगे तो वही है ना, पहली बात तो आपको लोकल मार्केट का नॉलेज नहीं होगा। आप अगर जैसे मैं बॉम्बे की बात करूँ, आप रहते हो दादर में, आपको खरीदना है घाटकोपर में या भांडुप में,
यार अब मुझे बताओ, आपको कैसे पता है कि भांडुप में महिंद्रा स्प्लेंडर में 3 BHK का रेट क्या चल रहा है? वो तो उसी को पता ना जो उसके आसपास ऑफिस है, जिसका जो रियल एस्टेट का नॉलेज ले रहा है। आप अगर आज बीमार पड़ते हो तो दवाई खुद नहीं खाते हो, डॉक्टर के पास ही जाते हो ना। हम्म। या कुछ केस लड़ना है, कुछ केस के बारे कुछ क्रिमिनल केस है या कुछ ऐसा नॉर्मल कोई सिविल केस है, तो आप डायरेक्ट थोड़ी जाते हो, आपको तो लॉयर लगता है ना, क्योंकि हर एक जन उसके काम में एक्सपर्ट है। आज आप 2 करोड़ का प्रॉपर्टी खरीद रहे हो या मान लो 4 करोड़ का आज आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, आप सोचोगे कि मेरे को डायरेक्ट करना है विदाउट ब्रोकरेज। आप 4 करोड़ की प्रॉपर्टी 4.5 में खरीदोगे, अब बचा रहे हो कितना, 4 लाख रुपया, उसमें डाल कितना रहे हो, 46 लाख आप आपका एक्स्ट्रा डाल रहे हो। जहाँ 4 करोड़ में जो चीज़ मिल रही थी वो 4.5 करोड़ में खरीद रहे हो, क्योंकि आपको उधर का लोकल नॉलेज ही नहीं है। तो जब तक वो एरिया का जिसको लोकल नॉलेज है उसके साथ ही ये ट्रांजेक्शन करो ना, तो आपका पैसा बचेगा, आपका टाइम बचेगा। अभी इसमें बहुत सारे डिसएडवांटेज है। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में आपको ब्रोकर के थ्रू जाते हो तो उसमें आपको वो ब्रोकर प्रॉपर्टी दिखाएगा, प्रॉपर्टी दिखाने से लेके आपका पूरा चाबी हाथ में देने तक पूरा सर्विस देता है। और वो भी एक दिन का प्रोसेस नहीं, वो 40 से 45 दिन का प्रोसेस है। कई बार 2 महीना भी लग जाता है, 3 महीना भी लग जाता है, तब जाके वो आपका पैसा लेता है। ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री एक ऐसा पहला और मैं बोलूँगा आखिरी इंडस्ट्री है जो पूरा काम करने के बाद आपसे पैसा मांगता है। ओके। कहीं उसके पास रिटर्न में, तो ये तो हम लोग जानते हैं कि कैसे रिटर्न में लिखना है, कैसे अपना पैसा सिक्योर करना है, कमीशन जैसा मेमो में डाल देते हैं। या मेरा एक आदत है कि मैं कोई भी डील करता हूँ तो मैं मेल में लिख देता हूँ, भाई इतना मेरा कमीशन है। बहुत सारे ब्रोकर लिखते ही नहीं है। ओके। तो आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में आप फर्क सिंपल इतना समझो कि डायरेक्ट में आप जाओगे तो 100 में से 99% बार आप फंसना ही फंसना है। अच्छा। आप ब्रोकर के थ्रू जाओगे, आपको ओनर वेरिफिकेशन से लेके आपको प्रॉपर रेट, आपको मार्केट का आइडिया, आपको लॉयर का फीस, आपको हर चीज प्रॉपर करके देगा ब्रोकर विदाउट हैसल। बट अभी आप मार्केट में देखोगे कि काफ़ी सारे ब्रोकर्स ऐसे भी होते हैं जो स्कैम्स और फ्रॉड्स के टुवर्ड्स लीड करते हैं। तो सही ब्रोकर पकड़ना कैसे होगा, क्या पॉइंट्स देखने पड़ेंगे? तो आपको अगर सही ब्रोकर जानना है तो आप हर जगह चेक करते हो, गूगल में जाके अगर कोई प्रोफेशनल ब्रोकर है जिसका गूगल में वेबसाइट है, गूगल में रिव्यूज है, आप गूगल में जाके उसके रिव्यू चेक करो। दूसरा चीज, आप बॉम्बे में रह रहे हो, किसी ना किसी को तो आप जानते होंगे, आप कहीं रेफरेंस से वो ब्रोकर को कनेक्ट करो। आपको पता तो होगा कि वो ब्रोकर ने अगर कोई कॉम्प्लेक्स में 1-2 सेल के ट्रांजेक्शन किए होंगे, तो जिनके साथ किए, अगर वो ओनर या बायर हो आपको जानते होंगे, तो उनसे आप नंबर लो। और ब्रोकर ट्रस्टेड है कि नहीं है, तो आप जब कोई पोर्टल पे जाते हो, ब्रोकर से बात करते हो, तो बात करने से आपको पता चलता है ना कि ब्रोकर ट्रस्टेड है या नहीं है। दूसरा चीज, ब्रोकर कैसा है आपको अगर जानना है तो आप उनके ऑफिस में विजिट करो। जो ब्रोकर का ऑफिस है आप उनसे ही लो ना। आप अगर ब्रोकर का लैंग्वेज मतलब आप बोलोगे राह चलता हुआ आदमी, कोई ऑफिस नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे ही चलते चलते काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपसे 2 पैसे आप सोचोगे कि ये ब्रोकर अच्छा है। जहाँ 1 मंथ की जगह मैं 15 दिन का ब्रोकरेज दे देता हूँ, वो तो लेगा ही, क्योंकि वो उसका ऑफिस नहीं है, उसको खर्चा नहीं है, स्टाफ नहीं है, और कल को कुछ अगर प्रॉब्लम हो गया है तो वो भाग के भी जल्दी जाएगा कि आप उसको पकड़ भी नहीं पाओगे। तो आपको अच्छा ब्रोकर अगर जानना है तो जो लोकल एरिया में आप फ्लैट खरीद रहे हो, वो लोकल एरिया का ब्रोकर ढूंढो ऑनलाइन, उसके ऑफिस जाओ, उसके ऑफिस में जाके देखो ये ब्रोकर का बात करने का तरीका कैसा है, इसके पास कितना स्टाफ है, ऑफिस कैसा है इसका, इसने पास्ट में क्या काम किए हैं, उसके बाद काम करो ना। जो ब्रोकर आपको ऑफिस लेके बैठा हो तो फिर पैसा मांगेगा ही ना पूरा, क्योंकि काम अच्छा कर रहा है। ओके।
सो ये टाइम पे आप कौन से डेवलपर्स के साथ काम कर रहे हो एंड आपके प्रेफरेंस से अगर कोई क्लाइंट है जो प्रॉपर्टीज देख रहा है खुद के लिए, मतलब उसका फर्स्ट टाइम है एक घर लेना, तो उसके लिए क्या सही रहेगा? देखो, मेरे लिए डेवलपर्स में से जब से मैंने रियल एस्टेट का काम चालू किया 2012 से और अभी तक सबसे टॉप में जो है मेरे लिए आज की तारीख में चल रहा है वो गोदरेज प्रॉपर्टीज है। ओके। हाँ, मार्केट में कई लोग बोलते हैं कि हमको अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं खरीदना है क्योंकि हम फंस चुके, तो फंस चुके इसके लिए क्योंकि आप दो पैसा बचाने के लिए लोकल डेवलपर के पास गए और आपने सोचा, जैसे सामने आपके प्रोजेक्ट के सामने अगर गोदरेज है और एक्स डेवलपर है, गोदरेज अगर 1 करोड़ में जो चीज बेच रहा है वही एक्स डेवलपर अगर दूसरा 70 लाख में बेच रहा है तो आप वहाँ खरीदते हो, तो आप फंसने वाले हो। ओके। सो गोदरेज बाकी सारे डेवलपर्स से कैसे अलग स्टैंड करता है? अकेला गोदरेज अच्छा नहीं है, मार्केट में और भी डेवलपर्स है, हीरानंदनी है, ओबेरॉय है, लोधा है, कल्पतरु है, जैसा अगर तो इसमें अगर मैं गोदरेज की बात करूं तो 125-130 ईयर का लेगेसी है गोदरेज का। ओके। उसके अलावा आपको अगर अच्छा डेवलपर जानना है तो उसका पास्ट हिस्ट्री चेक करो, डेवलपर का के पास फंड्स कितना है, डेवलपर का कैपेसिटी है कि नहीं बनाने का, उसने पास्ट में क्या प्रोजेक्ट डिलीवर किए, उसके बेसिस पे आप अंडर कंस्ट्रक्शन में खरीदो या रेडी में भी। आप आज अगर आप महंगा चीज खरीद रहे हो और सस्ता चीज खरीद रहे हो उसमें भी फर्क है। आज कोई डेवलपर अगर अच्छा डेवलपर है, ए ग्रेड डेवलपर है, तो आपसे 2 पैसा इसके लिए ज्यादा ले रहा है क्योंकि वो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, क्वालिटी ऑफ मटेरियल, क्वालिटी ऑफ जो भी चीजें उसमें लगती है वो यूज कर रहे हैं, इसके लिए उसका पैसा चार्ज ज्यादा कर रहा है। और अगर अगला दूसरा डेवलपर सस्ते में बेच रहा है क्योंकि वो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन अच्छा नहीं दे रहा है, मटेरियल यूज नहीं कर रहा है अच्छा, तो इसके लिए आपको सस्ता दे पा रहा है। ओके। तो आप हमेशा से क्वालिटी पर ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हाँ। हो? अब देखो, अगर क्वालिटी पे प्रायोरिटी देंगे तो आगे जाके, अगर आप देखो जितना अच्छी जगह आप रहोगे उतना अच्छा सर्कल भी आपको मिलेगा, आपके बच्चे लोग के लिए उतना अच्छा सर्कल मिलेगा। जो लोग गोदरेज खरीद रहे हैं, मान लो 40% प्रीमियम में गोदरेज बेच रहा है, मतलब वहाँ वैसे माइंडसेट के लोग भी गए होंगे, तो उनके साथ जाके आपका भी माइंडसेट वैसे होगा। ओके। तो डेवलपर के साथ ही बाकी कौन से सारे पॉइंट्स रहेंगे जिसके ऊपर फोकस करना चाहिए, जैसे अमेनिटीज हो गया, लोकेशंस हो गया? पहली बात तो कहीं भी आप अगर डेवलपर के पास भी खरीद रहे हो या रीसेल रेंटल में भी ले रहे हो या अंडर कंस्ट्रक्शन में भी ले रहे हो, तो पहली बात तो सबसे बड़ा चीज है आपको पहले एक एजेंट पकड़ना है, ब्रोकर, जो आपको प्रॉपर नॉलेज दे। अभी इसमें क्या होता है, एक मिथ क्या है ना कि अंडर कंस्ट्रक्शन में ब्रोकर्स क्लाइंट से पैसा लेते नहीं है, ब्रोकरेज, क्योंकि उनको डेवलपर से मिलता है। ओके। अभी इसमें एक मिथ क्या है ना, क्लाइंट को लगता है कि यार डेवलपर ब्रोकर को पैसा ब्रोकरेज जो दे रहा है, मतलब अगर मैं डायरेक्ट जाता हूँ तो हमको जो ब्रोकर को ब्रोकरेज दे रहा है वो कट करके, मतलब उतना डिस्काउंट डेवलपर हमको डायरेक्ट देगा। अच्छा। आप समझे? लेकिन ये गलत है। डेवलपर के आप पास अगर ए ग्रेड डेवलपर की बात कर रहा हूँ मैं, लोकल डेवलपर की नहीं, तो आप ए ग्रेड डेवलपर का जाओगे तो आप चाहे ब्रोकर के थ्रू जाओ या डायरेक्ट जाओ, आपको रेट एक ही मिलने वाला है। हाँ, आपको ब्रोकर के साथ जाने का फायदा ये होगा कि ब्रोकर को मालूम है वो डेवलपर का बॉटम रेट कितना है, निगोशिएशन करने के लिए बॉटम रेट कितना है, तो उस हिसाब से आपको हेल्प होगा। ओके। तो आप क्लाइंट्स को असिस्ट करते हो उनके पूरे प्रोसेस में एंड नेगोशिएशंस कैसे पूरा deal प्रोसेस में करते हेल्प करते हैं ना। मेरे अंडर कंस्ट्रक्शन में भी मेरे कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं, सेट ऑफ क्लाइंट्स हैं जो 10 साल से सिर्फ मेरे से ही खरीदते हैं, वो चाहे अंडर कंस्ट्रक्शन हो चाहे रीसेल हो, क्योंकि उनको मालूम है कि मैं सर्विस अच्छा दे रहा हूँ। ओके। लेकिन कुछ नए क्लाइंट जैसे जिनको लगता है कि यार ब्रोकर के थ्रू जाएंगे तो हमको बिल्डर उतना डिस्काउंट नहीं देगा, ये गलत चीज है। आप ब्रोकर के थ्रू जाओगे तो बिल्डर अच्छा डिस्काउंट देगा,
और ब्रोकर आपको नॉलेज देगा कि सर ये लोकेशन में क्या खराबी है, ये लोकेशन में क्या अच्छाई है। हम्म। और तो ये वो लोकेशन अगर चूज करना है, कौन सा लोकेशन अच्छा रहेगा मेरे लिए, तो वो कैसे करना होगा? एज अ कस्टमर यस, एज अ कस्टमर। देखो, लोकेशन अगर आपको चूज करना है तो आपको पहले कनेक्टिविटी देखना होगा कि रेलवे स्टेशन कौन सा नज़दीक है आपका, बिल्डिंग के इधर अगर मान लो रात को कभी इमरजेंसी है तो ऑटो आएगा कि नहीं, आपका जो प्रोजेक्ट है वो हाईवे को लग के या जैसे मेन रोड को लग के है कि नहीं है, स्टेशन से कितना लंबा है, आजू बाजू में स्कूल कौन से अच्छे हैं, स्कूल्स है कि नहीं, मॉल है कि नहीं, हॉस्पिटल है कि नहीं। तो लोकेशन जो मैटर करता है वो ये सब चीज़ों से मैटर करता है, स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज, मॉल, रेलवे स्टेशन, अभी अपकमिंग जो मेट्रो स्टेशन आ रहे हैं वो। तो आपने अभी बताया मेट्रो स्टेशन। सो मेट्रो स्टेशन के वजह से जो रियल एस्टेट का प्राइसिंग में क्या डिफरेंस आया है? 100% हाइक आएगा। मेट्रो आज जो आदमी कल्याण में रह रहा है उसको कल्याण से बाय रोड अगर भांडुप आना है या पवई आना है या बीकेसी जाना है, उसको बाय रोड कम से कम 2 घंटा लगता है। वही जब मेट्रो से आएगा तो 40-50 मिनट में मैक्सिमम बीकेसी आ जाएगा कल्याण से। ओके। तो उसका एडवांटेज है। तो उसमें क्या होगा, आज जो रेट कल्याण में चल रहे हैं वो डबल होंगे मेट्रो आने की वजह से। ओके। तो आप रियल एस्टेट को एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, या आपके लिए वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है? मेरे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे यहाँ पे ऑफिस में अगर ये बिजनेस से अगर कोई छेड़खानी करेगा, अगर कुछ गलत करने की कोशिश करेगा तो मैं उसको काम से निकाल देता हूँ। मेरे लिए ये एक इमोशन से, मेरे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैंने किसी कस्टमर का काम हाथ में लिया है, अगर किसी को फ्लैट रेंट पे दिया है, उसको अगर मैंने कमिट किया है कि सर ये चीज़ें आपको फ्लैट में मिलेगी, जैसे किचन बन के मिलेगा, वार्डरोब मिलेगा, लाइट फैन मिलेगा, कर्टन रॉड मिलेगा, तो वो एनिया वो कस्टमर को मुझे करके देना ही है। ओके। अगर किसी को खरीद के दिया और अगर किसी को बोला है कि सर ये भाव में ये फ्लैट हुआ है, और एक बार उनका अगर एडवांस टोकन हो गया और मान लो कभी कुछ चीज़ों की वजह से अगर ओनर ने बैकआउट कर लिया या कस्टमर ने, और अगर वो प्रोसेस में आता है कि वो टोकन अमाउंट रिटर्न करना है कस्टमर को, तो वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसको वो टोकन रिटर्न करवाऊँ। ओके। और अगर वो डील कंप्लीट हो, अगर वो टोकन, अगर वो क्लाइंट को कस्टमर, और दूसरा चीज, अगर कोई कस्टमर को खरीदना है फ्लैट और वो अगर उसने एडवांस दिया तो उसका पूरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट करके उसको चाबी हाथ में देने का काम भी मेरा ही है। इट्स वंडरफुल ऑफ यू कि आप ये पूरा प्रोसेस अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, अपने एज अ लाइबिलिटी के हिसाब से लेते हो, एंड दैट इज़ व्हाट आई फील मेक्स यू स्टैंड आउट ऑफ द मार्केट। बट फिर भी ऐसे बहुत सारे बायर्स हैं जो डायरेक्टली जाना पसंद करते हैं एंड हमेशा फ्रॉड्स में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से आई फील कि पूरा रियल एस्टेट इंडस्ट्री के बारे में ये सारे मिथ्स बन गए। तो अगर ये आपको लोगों से हटाना है तो आप क्या कहना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को? देखो, कुछ ब्रोकर्स की वजह से सारे ब्रोकर्स का नाम खराब करने में कोई मतलब नहीं है। मार्केट में कुछ ब्रोकर्स है, बट वही है ना कि आप अगर जो एप्पल और अगर मान लो ए ग्रेड एप्पल और सैमसंग में अगर कंपेयर करोगे तो आपको प्राइस का फर्क मिलेगा ही ना। तो वैसे ही है ब्रोकर टू ब्रोकर। जो ब्रोकर स्टैंडर्ड के हिसाब से जितना बनता है उतना अगर ले रहा है, मतलब वो ब्रोकर अच्छा है। ओके। और जो ब्रोकर आपसे बोल रहे कि सर मुझे आप खर्चा पानी दे देना, 10,000 देना, 5,000 देना, तो ब्रोकर ऑब्वियसली आपके साथ फ्रॉड करने वाला है, 110% फ्रॉड करने वाला है। ओके। तो आप उसी ब्रोकर के साथ जो ज्यादा पैसा ले रहा है, आपको वो काम भी अच्छा करके देगा। ओके। सो मनस्वी प्रॉपर्टीज के पीछे सिर्फ एक इंसान नहीं है, आपकी एक पूरी टीम है। तो आप पूरे टीम के बारे में क्या बताना चाहोगे? मनस्वी प्रॉपर्टीज, आपने सही बोला कि एक इंसान से कोई भी कंपनी ग्रो नहीं कर सकती और कोई भी कंपनी बड़ी नहीं हो सकती है। तो इसके पीछे काफ़ी लोगों की मेहनत है, और मेरे जो स्टाफ है उनकी ज़्यादा मेहनत है मेरे से। मैं तो एक जस्ट जरिया हूँ कि
वो भी कमा रहे हैं, उनके साथ साथ मैं भी कमा रहा हूँ। सिर्फ मेरा ऐसा है कि मनोसी प्रॉपर्टीज में सबको बोला गया है कि भले ही 2 पैसा कम कमाओ लेकिन इज्जत से कमाओ, किसी के साथ फ्रॉड नहीं करना है। बाकी हम जितना सर्विस देते हैं उसमें 98% कस्टमर तो अच्छा ही बोलने वाले हैं। 2% क्लाइंट है कभी कभी निकल जाते हैं कि सर्विस बराबर नहीं मिला है, वो भी हम लोग पूरा कर देते हैं उस चीज़ के मामले में। तो मनोसी प्रॉपर्टीज के पीछे जैसे शहजाद जो है मेरे ऑफिस में पिछले 8-9 साल से काफ़ी पुराना बंदा है, जो सबसे पहले भी वही आया था और आज भी वो है। बाकी तो कितने आए और कितने गए स्टाफ, लेकिन कभी जो भी गया है वो कभी ऐसे नहीं कि कुछ बुरा बोल के गया है या कुछ उसको पसंद नहीं है इसके लिए गया, उसको इससे भी अच्छा कुछ अपॉर्चुनिटी मिला तो वो गया। उसके बाद फिर जब कोविड लग गया तो ऑलमोस्ट पूरा रियल एस्टेट मार्केट क्या पूरी दुनिया बंद हो गई थी। तो जब धीरे धीरे ऊपर आने का टाइम आया तो कोविड के फर्स्ट लॉकडाउन के बाद पूजा जो आई हमारे पास जॉब के लिए एज अ इंटर्न, उसके साथ एक और 2-3 लड़की लोग आई थी, तो उसमें से पूजा टिकी रही और उसके बाद फिर प्रियंका आई और अभी कुछ नए आए जैसे सोहम है, यश है, मतलब बाकी स्टाफ भी अभी हमने नया हायर किया है। जो मेरा ऐसा था कि मैंने आज तक जिसको भी जॉब पे रखा है वो सिर्फ फ्रेशर्स रखे हैं मैंने, फ्रेशर रखे, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है कि किसी एक्सपीरियंस बंदे को जॉब पे लाओगे तो वो अपने हिसाब से काम करेगा। मेरा ऐसे है कि नहीं, मेरे हिसाब से काम होना चाहिए। मेरे यहाँ पे जो सीखेगा वो मेरे यहाँ से हिसाब से काम करके आगे जाके कुछ अच्छा करना चाहिए, ना कि वो कुछ अगर कहीं सीख के आया है बहुत ज़्यादा सैलरी मांग रहा है और कुछ कमा के नहीं दे रहा है तो कुछ मतलब नहीं है। तो कोई भी बिजनेस बिना टीम के चलता नहीं है। ब्रोकिंग फर्म एक ऐसा है कि जिसमें एथिक्स के साथ काम होना चाहिए और लॉयल्टी और ट्रस्ट के साथ काम होना चाहिए, तो आपको काम मिलते जाएगा। अप्स एंड डाउन तो आते रहेंगे। ओके तो फिर आपने बताया कि शहजाद जी भी आपके साथ ऑलमोस्ट 8 to 9 ईयर्स से जुड़े हुए हैं, फिर पूजा जी के बारे में बताया, तो इन सबको आपने कैसे ट्रेनिंग दी एंड कैसे उनको ऑनबोर्ड करके अच्छे से आगे कंटिन्यू किया? तो शहजाद तो जब आया था तब बच्चा था वो। उसको तो कुछ इतना नॉलेज नहीं था, कुछ भी नॉलेज नहीं, इवन पूजा को भी नॉलेज नहीं था और ना प्रियंका को। उसके पहले भी जो आए थे इंटर्न्स उनको भी नॉलेज नहीं था। तो मेरे यहाँ पे जब काम पे लगते हैं तो जैसे शहजाद लगा था तब तो मैं अकेले ही था। जब शहजाद लगा था तो उसको हर एक चीज़ कैसे ऐड डालना है, शहजाद और मैंने तो हमने तो काफ़ी टाइम साथ में निकाला है दोनों ने। जब कोई था नहीं तब हम दोनों ही काम करते थे, ऐड डालने से लेके कस्टमर से बात करना है, कस्टमर से बात करने के बाद विजिट अरेंज करना है, विजिट दिखाना है, दिखाने के बाद डील क्लोज करना है, बिल बनाना है, ब्रोकरेज निकालना है, वो सब काम हम दोनों ही करते थे। तो उसमें मेरे यहाँ पे ऐसा होता है कि फर्स्ट जो 3 मंथ है उसमें मैं पूरा स्टाफ को एक्सपीरियंस देता हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ, साथ में जाता हूँ, कस्टमर को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे बात करते हैं पोलाइटली, किस हिसाब से समझाते हैं, फिर निगोशिएशन स्किल क्या है, निगोशिएशन कैसे करते हैं, वो सब पूरा प्रोसेस के साथ मेरे यहाँ पे सिखाया जाता है। ओके तो ये पूरी जर्नी के दौरान नेटवर्किंग इज द की फॉर रियल एस्टेट। यस। तो आपने कैसे लोगों से नेटवर्क किया, कैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा, इसके ऊपर आप कुछ बोलना चाहोगे? नेटवर्क मतलब आप समझ नहीं पाया मैं कौन से नेटवर्क आप बोल रहे हो, जैसे कस्टमर्स के या एजेंट्स नेटवर्क? पूरा ऑल ओवर। तो मैंने जैसे आपको बताया कि मैं बिजनेस स्टार्ट किया 2012 में ऑफिशियली, लेकिन उसके 3 साल पहले से मैं बिजनेस में हूँ। मतलब आज अगर आप देखोगे तो 2009 से ऑलमोस्ट 2026 ऑलमोस्ट 15 to 16 ईयर हो गए। तो इतने साल में तो अच्छा नेटवर्क बन जाता है। बट मेरा भी ऐसे है कि मेरे नेटवर्क में मैं उसी ब्रोकर के साथ काम करता हूँ जो अच्छा है, जो एथिकली काम करता है। जैसे आपको मैंने बोला था कि कुछ ब्रोकर्स की वजह से बाकी ब्रोकर्स का नाम खराब है और एक ब्रांड वैल्यू गिर रहा है। तो यार ब्रोकर मतलब ऐसा नहीं है कि
पहले बोला जाता था दलाल, फिर ब्रोकर, एजेंट, यार मतलब प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है हम लोग। जैसे डॉक्टर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, वैसे ही ये भी एक फील्ड है, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। बड़ा चीज है, मतलब जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके लिए हम घर खरीदने में हेल्प कर रहे हैं। मतलब सबसे बड़ा चीज है कि आदमी का बॉम्बे में आता है या कहीं भी रहता है तो उसका जिंदगी का एक ही सपना रहता है, सबसे बड़ा था कि मुझे घर खरीदना है, और उसमें हम लोग हेल्प करते हैं। तो ये मैं इस चीज को प्राउड करता हूँ कि मतलब लोगों को हम घर खरीदने में हेल्प कर रहे हैं। अभी क्या होता है कि ये ब्रोकरेज को लेके ना, कुछ ब्रोकर्स की वजह से मार्केट में इतना खराब हो गया है इंटरनल कंपटीशन कि वो अपने हाथ से अपना काम खराब कर रहे हैं। मैंने कोविड से लेके अभी तक और कोविड के पहले भी कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे देखे और कुछ एरियाज जहाँ पे यार ओनर को फोन करो, सर आपका फ्लैट रेंट पे देना है, बोले हाँ, बोले सर हमारा 1 मंथ का ब्रोकरेज चलता है। फिर बोला नहीं नहीं, XYZ ब्रोकर तो मेरे को 5,000 ही लेता है, मेरे से 10,000 ही लेता है। जब उसका फ्लैट है 70,000 का रेंट का और उसमें मैं 5,000 उससे लूंगा, कस्टमर से मैं 70,000 लूंगा, तो मैं स्टाफ को क्या सैलरी दूँ, मार्केटिंग में क्या एक्सपेंस खर्चा करूँ? ये लेकिन चीज हो रही है हम लोग की वजह से, हमारा ही ब्रोकर कम्युनिटी की वजह से। तो आज के टाइम पे ये जो पूरा ब्रोकर्स का कम्युनिटी है वो क्या स्टेज पे है? वो ऐसा है कि आज जो स्टेज पे, जो लेवल पे मैं हूँ, वो मेरा मेहनत की वजह से और मेरा लॉयल्टी की वजह से। मेरा सिंपल है कि मेरे को कोई भी ओनर के साथ अगर मैं डील कर रहा हूँ तो मेरे को पूरा ब्रोकरेज चाहिए। कस्टमर से कर रहा हूँ, मेरे को पूरा ब्रोकरेज चाहिए। हाँ ठीक है, कोई कोई 100 में 1-2 कस्टमर आता है, डिस्काउंट चाहिए तो सर ठीक है 5% 10% आपको डिस्काउंट है, उससे नीचे नहीं। लेकिन ऐसा हो गया कि कुछ कुछ सोसाइटी, जैसे कांजूमार्ग में रनवाल फॉरेस्ट हो गया, कांजूमार्ग इसमें रनवाल ब्लिस हो गया, कनाकिया जन हो गया, उसमें मैंने कोविड में काम किया था। रनवाल फॉरेस्ट में हमने 40 to 50 अपार्टमेंट रेंट पे दिए थे, कनाकिया जन में 10 to 20 अपार्टमेंट रेंट पे दिए थे, जिसमें मुझे ओनर से भी पूरा ब्रोकरेज आता है और कस्टमर से भी। उसके बाद कुछ ब्रोकर्स ने ओनर्स को मैसेज डाला, सर मानसून ऑफर आपको 5,000 रुपीज ब्रोकरेज ओनली, 10,000 रुपीज ब्रोकर ओनली। अभी क्या हो गया कि वो ब्रोकर ने शुरुआत में तो उस टाइम पे कमा लिया, लेकिन मैं आज विक्रोली गोदरेज में जहाँ काम कर रहा हूँ, जहाँ मैं एक फ्लैट में जितना रेवेन्यू कमाता हूँ, वहां पे वो ब्रोकर 10 फ्लैट देने के बाद भी रेवेन्यू नहीं कमा पा रहे हैं। तो आप स्मार्ट वर्क करो ना, मतलब देखो आप पूरा ब्रोकरेज लो ना ओनर से। अभी क्या होता है कि आप ही कम ब्रोकरेज ले रहे हो तो बाकी ब्रोकर्स का भी वैल्यू गिर रहा है, और इसमें ओनर्स का भी गलती क्या है कि जो कम में दे रहा है उससे फ्लैट तो काम करा रहे हैं, उनका रेंट आउट हो रहा है या सेल हो रहा है बाद में, लेकिन बीच में अटक रहे हैं। सामने वाले को निगोशिएशन का नॉलेज नहीं है, रजिस्ट्रेशन का प्रॉपर नॉलेज नहीं है, कस्टमर लाते हैं तो उसके साथ क्या बात करना है उसका नॉलेज नहीं है। हमारा प्रोसेस ऐसे है कि हमने जिस दिन रेंट पे दिया और जिस दिन कस्टमर छोड़ेगा, तो जो कस्टमर का डिपॉजिट हो जब तक निकलता नहीं है और ओनर का जो भी घर का कंडीशन हो एज इट इज करके मिलता नहीं, तब तक मेरा कंपनी एज ए मानसिक प्रॉपर्टी हम लोग पूरा सर्विस देते हैं। और जो 10-15 हज़ार वाले ब्रोकर है तो वही करने वाले, सर ये टोकन ले लो, डील हो गया, सामने कस्टमर और डील किया, सर मेरा ब्रोकर दे दो। फिर ओनर बोलेंगे यार ये ब्रोकर बराबर नहीं है, तो ये होने वाला है। अभी आपने बात की गोदरेज के बारे में, तो गोदरेज के साथ आपका जर्नी कैसा रहा है थ्रू आउट? मेरा गोदरेज के साथ डे 1 से ही जर्नी अच्छा रहा है, शुरुआत से ही। वहाँ के जो कस्टमर है मेरे विक्रोलिस्ट गोदरेज के, वो मुझे आज तक कोई ऐसे कस्टमर मिले नहीं कि जी हम ब्रोकरेज नहीं देते, या कोई अगर कस्टमर भी मिला हो तो हम देते नहीं, हम ब्रोकरेज कम लो, डिस्काउंट लो, क्योंकि उनका मेंटेलिटी सेट है। वहाँ दूसरा कोई ब्रोकर है नहीं, जो भी हम लोग 2-4 ब्रोकर वहाँ ज़्यादातर काम करते हैं वो पूरा ब्रोकरेज लेते हैं और उनको सर्विस भी पूरा देते हैं हम। ओके। और मैं तो बोलता हूँ वही नहीं, मैं जहाँ भी आज तक मैंने काम किया पूरा ब्रोकरेज ले और देते हैं ओनर लोग। तो मैंने जहाँ भी काम किया आज तक मैंने पूरा ब्रोकरेज लिया है। एक चीज़ समझ में नहीं आता है कि बहुत ब्रोकर को अगर मैं कॉल करता हूँ, जी भाई यहाँ से 10 दिन का ब्रोकरेज मिल रहा है, 5,000 ही मिल रहा है, 10,000, तो यार काम ही क्यों करते हो फिर?
अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हो तो हक से मांगो ना अपना पैसा। ज़्यादा से ज़्यादा ओनर क्या बोलेगा, ना बोलेगा यार, एक ओनर ना बोलेगा, दो ना बोलेगा, 10 तो बाकी 8 तो हाथ में मिलेंगे 10 में से। आप पहले ही डर जाते हो कि यार नहीं नहीं मैं मैंडेट रखने के लिए मैं कम लेता हूँ, इसके लिए फिर आपका वैल्यू भी उसी तरह का है। आज मैं मार्केट में निकलता नहीं, मैं आज ऑफिस में बैठ के काम करता हूँ, बहुत कम ब्रोकर्स के साथ काम करता हूँ क्योंकि मैंने मेरा वैसे वैल्यू बना के रखा है। मेरा वैल्यू बहुत ज़्यादा है। मेरे से अगर किसी को मिलना है ओनर को या कस्टमर को तो उनको वो मैं चार्ज तो करूँगा, बिना पैसे के थोड़ी काम करूँ मैं। तो फिर इतना ऑफिस रखने का और सब काम करने का क्या मतलब है फिर। तो यही रिक्वेस्ट है ये पॉडकास्ट के थ्रू सारे ब्रोकर्स को कि अपना वैल्यू मत गिराओ। आप मांगो, जब हर ब्रोकर हर ओनर से पैसा मांगेगा तो झक मार के ओनर पैसा देगा आपको या कस्टमर वो देगा आपको, बट आप थोड़े से लालच के लिए आप बोलते हो मत दो, और फिर आपका वैल्यू भी ब्रोकर ओनर भी उसी या कस्टमर भी उसी हिसाब से आपका वैल्यू करता है, ये वैसे ही रहेगा। तो फिर मनस्वी प्रॉपर्टीज को लेके आपका आगे विजन क्या है? वो मेरा विजन बहुत बड़ा है। आगे जाके मुझे यूएई मार्केट काफ़ी ग्रो कर रहा है तो मुझे वहाँ भी एंटर करना है। तो अगले 2 से 3 साल बाद मुझे वहाँ भी एंटर करना है। और यहाँ जो आज मेरा 8 से 9 लोग का टीम है वो मुझे अगले 2-3 साल में कम से कम 30 से 40 लोगों का टीम बनाना है। ओके। और मेरे लिए एक स्टाफ मतलब सिर्फ स्टाफ नहीं है, वो मैं उनको फैमिली के हिसाब से रखता हूँ। तो मेरा ऐसे है कि तुम भी 2 पैसा कमाओ और तुम्हारे ऐसा वजह से मैं भी 2 पैसा कमाऊँ। सो इफ हमारे जैसा कोई यंगस्टर है जिसे रियल एस्टेट मार्केट एंटर करना है तो उनके लिए आपका क्या एडवाइस होगा? देखिए, आज रियल एस्टेट मार्केट ऐसा है कि सबको लगता है कि आसान है, लेकिन उसके अंदर की जो मेहनत है, जो फंडिंग लगता है, जो फॉलोअप लगता है, जो चीज़ें चैलेंज करनी पड़ती है, वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ओके। आज रियल एस्टेट एजेंट में काफ़ी लोग आए भी और गए भी, लेकिन टिक के वही रहा है जो कांस्टेंट और पुराना है और कंसिस्टेंसी से काम कर रहा है। आज यंगस्टर्स को मैं यही बोलूँगा कि अगर आपका फैमिली ओन बिजनेस है तो आप डेफिनेटली आप रियल एस्टेट में जाओ। ओके। या तो आपके पास अच्छा फंडिंग सपोर्ट है, अच्छा बैकअप है और कुछ नया करना चाह रहे हो तो मोस्ट वेलकम, आप आ सकते हो। लेकिन आप ये समझो कि जो चीज़ें मैंने बताई है वो चीज़ें भी आपको फेस करनी पड़ेगी। तो ये जो रियल एस्टेट एजेंट जो बिजनेस है, ये दुनिया का एक ऐसा एक ही बिजनेस है जो अनसिक्योर्ड है, जिसमें अगर कोई बिल्डर बोलता है कि मुझे पैसा नहीं देना है तो वो नहीं देगा, तो भी इसके लिए किसी का कुछ सपोर्ट नहीं है, ना गवर्नमेंट का है ना कोई अथॉरिटी का है, गवर्नमेंट अथॉरिटी का। अगर कोई ओनर बोलता है मुझे नहीं देना है पैसा तो कोई सपोर्ट नहीं है, वो आप कुछ कर ही नहीं सकते। मेरे साथ पिछले साल हुआ है। तो अगर बिल्डर ने बोला आपको कि मैं आपको 2 की जगह 1% देता हूँ तो आपको लेना है, क्योंकि आपको ना कोई रिटर्न में रहता है ना आपके पास कुछ होता है। तो जैसे आप अगर कोई कस्टमर को डेवलपर के पास लेके जाते हैं तो सिर्फ कुछ मार्केट में 2-4 डेवलपर है, वहाँ फ्रॉड नहीं होता है, वरना जितनी मैंडेट फर्म्स हैं जो डेवलपर का सोल सेलिंग लेते हैं, बेचने के लिए हेल्प करते हैं, या जो लोकल डेवलपर्स है, वहाँ बहुत फ्रॉड होता है। आपका कस्टमर आज विजिट करवाओगे, कल दूसरे के नाम पे बुकिंग हो जाएगी, ब्रोकरेज दूसरे को मिल जाएगा। आप आज कस्टमर बुकिंग कराओगे, बिल्डर आपका कल कस्टमर खा जाएगा। तो प्रोफेशनलिज्म बहुत कम है इसमें। तो इसके लिए मतलब ये ऐसा एक दुनिया का आखिर और मुझे लगता है पहला और आखिरी ये बिजनेस है जो अनसिक्योर्ड है, जिसमें आपको अगर चाहे कोई नहीं देना है पैसे तो आप कुछ नहीं कर सकते।
तो यंगस्टर्स को यही है कि अगर आप अच्छे पढ़े लिखे हो, वेल क्वालिफाइड हो, आपके पास अच्छा फंडिंग आ सकता है, तो आप रियल एस्टेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये सब चैलेंजेस है, आपको समझना पड़ेगा। तो अभी आपने बताया था आपको यूएई मार्केट्स भी एक्सप्लोर करने हैं, तो आपको जिसके ऊपर इंसाइट्स दे सकते हो? ओके, सो नॉट एज सच कि मुझे अभी एक्सप्लोर करना है या बाद में करूँगा। हो सकता है मैं फ्यूचर में करूँ या इंडिया में ही और कुछ एक्सपांड करूँ मैं। ओके। बट अगर मुझे आप बोलते हो कि यूएई में और इंडिया मार्केट में क्या फ़र्क है, तो जैसे काफ़ी आज इंडियन लोग हैं जो यूएई में पैसा लगा रहे हैं कि अच्छा आरओआई मिल रहा है, 12% आरओआई मिल रहा है, गारंटीड दे रहे हैं, मार्केट अच्छा ग्रो कर रहा है, टूरिज्म प्लेस है, ठीक है। मैं सजेस्ट करूंगा कि जो बाहर के जो क्लाइंट्स है, जैसे कोई अगर सिंगापुर में रह रहा है, यूएस में रह रहा है, यूएई में रह रहा है, कतर में रह रहा है, तो कई बार मैंने ऐसे देखा है कि वो जो बाहर के क्लाइंट है वो 80% या 70-60% 50% कुछ क्लाइंट बोलते हैं कि यार नहीं, इंडिया में तो ये टैक्स है, फिर आरओआई कम है, यूएई में आरओआई ज़्यादा है, हम वही पैसा लगा रहे हैं, हमको अच्छा रिटर्न मिल रहा है, टैक्स नहीं है यूएई में। तो मैं बोलूँगा कि कल को जाके अगर यूएई में कुछ वॉर वाला सिचुएशन आया या यूएई गवर्नमेंट ने बोला कि आप निकल जाओ यहाँ से, तो आपको आना किधर है? वो तो इंडिया में आना है। तो भले वहाँ पे आपका ग्रोथ फास्ट हो रहा है, इंडिया में ग्रोथ स्लो हो रहा है, लेकिन आप कुछ ऐसे लोकेशन है इंडिया में जहाँ आपका ग्रोथ फास्ट होगा, बट उसके लिए आपको एक प्रॉपर कंसल्टेंट की जरूरत है। तो फर्क यही है कि आपको नॉलेज, कस्टमर जो है, जो बाहर बैठा है, उनको प्रॉपर नॉलेज जा ही नहीं रही है। आज आप अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो टॉप मेट्रो सिटीज है, जैसे अभी बॉम्बे है, दिल्ली है, इंदौर है, नागपुर है, पुणे है, बैंगलोर है। ऐसे लोकेशंस में आप पैसा ऐसी जगह लगाइए जहाँ पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, ना कि जहाँ बन गया है। बहुत सारे कस्टमर क्या करते हैं, कोई बिल्डर ने कॉल किया, कोई ब्रोकर ने कॉल किया, सर हाँ यहाँ पे प्रॉपर्टी है, आप लोगे, आप देखते हो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या रेडी है। तो अगर कोई ब्रोकर बोलता है सर यहाँ पे सब इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, मेट्रो लाइन है, रेलवे स्टेशन है, आपका कनेक्टिविटी अच्छा है, हॉस्पिटल है, तो आपका वहाँ तो ऑलरेडी जो बनना तो बन गया है, तो आपका पैसा ग्रो कैसे करेगा? तो आपको इंडिया में भी अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, बट आपको लोकेशन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो जो बॉम्बे में पनवेल में जो भी एयरपोर्ट बन रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आज आप वहाँ पे 4 साल पहले क्या भाव में जा रहा था और अभी क्या रेट में जा रहा है और अगले 4 साल में क्या रेट में जाएगा, वो चेक करो। आप वैसी जगह पैसा लगाओ जहाँ मेट्रो लाइन आ रही है, जहाँ से मेट्रो लाइन कनेक्टिविटी हो रही है, वहाँ आप खरीदो। आप अगर बॉम्बे में जो ऑलरेडी डेवलप्ड एरिया है वहाँ पैसा डालोगे तो आपका पैसा बनेगा ही नहीं। हाँ, लेकिन एक चीज है कि आप अगर इंडिया में कहीं भी पैसा लगाओगे तो आपका पैसा सेफ है। आप इंडिया में कुछ भी हो जाए, इंडियन गवर्नमेंट आपका प्रॉपर्टी, आपका पैसा किधर नहीं गायब होगा। लेकिन अगर यूएई में कुछ हुआ तो आप किससे मांगने जाओगे? आपको आना है तो इंडिया ही। अपार्ट फ्रॉम दैट, काफ़ी ऐसे इंडियन कम्युनिटीज़ है जो वास्तु पे ज़्यादा बिलीव करती है, घर का वास्तु ऐसा होना चाहिए, साउथ फेसिंग नहीं होना चाहिए। तो ये सारे प्रॉब्लम्स से आपने कैसे डील किया जब आपके क्लाइंट्स आपको ये चीज़ के बारे में अप्रोच करते थे? देखिए, वास्तु कंसर्न तो है, ओके, लेकिन बॉम्बे जो है वो आइलैंड पे बना हुआ है। तो आपको बॉम्बे में अगर प्रॉपर्टी खरीदना है बिल्डिंग में, तो एज पर माय ओपिनियन आपका अगर 50% भी वास्तु मिल रहा है तो वो लेना चाहिए, क्योंकि आज डेवलपर्स के पास जगह नहीं है बनाने के लिए, और आज डेवलपर्स का ऐसा हो गया कि जो जगह मिल गई उसमें मैक्सिमम फ्लैट बनाओ। तो डेवलपर तो अपना सेल के हिसाब से देख रहा है।
तो वास्तु का कंसर्न तो आता ही है, बट उसमें भी नॉन वास्तु खरीदने वाले भी है। अब बॉम्बे में सब बिकता है, वास्तु वाला फ्लैट भी बिकता है, नॉन वास्तु वाला भी बिकता है। ओके, बट वास्तु एक इम्पोर्टेंट कंसर्न रहा है। वो तो हमेशा से रहा है और नहीं भी रहा है, क्योंकि मैं तो बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे लिए तो कोई भी फ्लैट आए अगर वो नॉन वास्तु भी है तो मेरे लिए अच्छा ही है, वो मेरे लिए तो अच्छा ही है ना। तो कस्टमर को बोलता हूँ कि सर वास्तु ना देखते हुए आप कोई भी घर में एंटर कर रहे हो तो आपको फील कैसे आ रहा है घर में, हाउ डू यू फील नाउ। अगर वो पॉजिटिव एनर्जी आ रही है तो आप वास्तु छोड़ दो ना। That was such an insightful conversation. Thank you so much, Ajay ji, for taking time and sharing your journey and your honest thoughts with us. रियल एस्टेट के बारे में आज जितना सीखने मिला शायद वो कोई ब्रोशर या रील हमें आज सिखा नहीं पाती. And to everyone watching, we hope this helped you to look at real estate world a little differently and maybe even inspired a few of you. अगर आप नए हो, कंफ्यूज्ड हो या किसी रिलायबल गाइड की तलाश में हो, दिस इज़ योर साइन टू कनेक्ट विद प्रोफेशनल्स लाइक Manasvi Properties who know the game and genuinely care. We'll be back with such more conversation. Till then, don't forget to like, share, comment and subscribe to Manasvi Properties. This is Mehek from Tak & Co signing off. Thank you once again.